नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्लासेस ले रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी भी हो गई है और क्वेश्चन भी हो गया है। क्वेश्चन भी हमने 2 लेक्चर में कराए हैं। थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आपको 19-20 लेक्चर का एक सेट मिलेगा जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है? फर्स्ट चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको आगे के अप्लाइड मैकेनिक्स के यूजेज को सीखना है, अगर आपको सेंट्रॉइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है, तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा ढंग से। और इसके एप्लीकेशंस की हम बात नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि आप कहीं भी जाएं, किसी भी मोड पर जाएं, इसके बिना अगर आप मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर हैं तो आप रह ही नहीं सकते। आपको फ्लूइड पढ़ना है तो सेंट्रॉइड के बारे में, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंट्रॉइड, सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है? अब कहीं इस चैप्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी जगह पर आप नॉचेज एंड बियर पढ़ेंगे तब भी आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर की जरूरत पड़ जाएगी। एरिया और सेंटर ऑफ एरिया, वॉल्यूम, सेंटर ऑफ वॉल्यूम, ये सब चीजें आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप कैसे किस जगह यूज कर रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सेक्शनल अलग होता है, एक्सिस बदल जाए तो अलग होता है। वो सारी चीजें आप खैर क्लियर कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद। लेकिन इस चैप्टर को इस चैप्टर तक मत सोचिए कि आपका तो मैकेनिक्स से क्या है यार, सेंट्रॉइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थोड़े आएंगे। अगर मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो सेंट्रॉइड से ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चन आ जाए बहुत बड़ी बात है। किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आ जाए बहुत बड़ी बात है। पर अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालना जानते, अगर आप सेंट्रॉइड नहीं निकालना जानते, तो आपको बेंडिंग स्ट्रेस नहीं आएगा, टॉर्सन नहीं आएगा, टॉर्सनल स्ट्रेस नहीं आएगा। उसके तो क्वेश्चन आते हैं ना, उसके क्वेश्चन तो आते हैं। तो इस क्वेश्चंस के अगर आप सच में सेंट्रॉइड नहीं जानते तो सेंटर ऑफ प्रेशर तो निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ प्रेशर में पहले सेंट्रॉइड ही जानना जरूरी होता है। अगर आप सेंट्रॉइड नहीं जानते तो बॉयंसी में मेटासेंट्रिक हाइट कैसे करेंगे भाई। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे आप मेटासेंट्रिक हाइट, और अगर कर रहे हैं तो फिर बेईमानी कर रहे हैं, आपको आता नहीं, रट के चीजें कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना चीजों को? तो आपको कहीं ना कहीं इस चैप्टर से हर जगह रूबरू होना पड़ेगा, हर मोड़ पर। अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, कहीं ना कहीं आपको इस चैप्टर से रूबरू होना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। ठीक है? चलो भाई, तो अब शुरू करते हैं इस चैप्टर को नए सिरे से, नए एनर्जी के साथ। आप सब लोग रेगुलर क्लास किए होंगे, फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट भी है तो आप उसको काउंसलर सदस्य से बात करके डाउट को भेज सकते हैं। आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही होंगी, एक भी क्लास मिस नहीं होंगी। संडे ऑफ रहता है ऑफिशियली, होली की भी छुट्टियां रहती हैं, कोई भी त्योहार रहते हैं तो उसकी भी छुट्टियां रहती हैं। तो ये जनरली तो होता ही रहता है किस हर एक इंस्टीट्यूट में। वो प्लान हम रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं। अब वो कब शेड्यूल होगा, कब आपको लेक्चर मिलेगा, ये तो आपका एक इंस्टीट्यूट का विषय होता है और इंस्टीट्यूट के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। ठीक है? समझ में आई बात? चलिए, तो आप सब लोग खुश हैं इस समय? अगर कोई दिक्कत रहे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, पर कोशिश रहे कि आप सब लोग पांडे सर से ही कांटेक्ट करें, क्योंकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन पता होती है। हमें उतनी जानकारी भी नहीं रहती कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, इंस्टीट्यूट में कौन कौन से बैचेज लॉन्च होंगे। तो ये सारी चीजें हमें पूरा एग्जैक्टली नहीं मालूम होता, किसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में हमें ये भी नहीं पता होगा कि किस बैच का क्या फीस है और कब कितनी फीस ली गई, क्या डिस्काउंट रहा, ये सारी चीजें सच में हमें नहीं मालूम होती है। ठीक है? तो इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा विषय में चर्चा नहीं करेंगे। अगर कोई समस्या हो, कहीं पे भी आपको लगे कि हमें इस बात के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप खुल के सारी बातें कह सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, आपके लिए ही लोग बने हुए हैं, आपके लिए ही यहाँ पर सारे काउंसलर सदस्य हैं। आपको संतुष्ट करना इनकी प्रायोरिटीज रहती है। तो जो भी बातें रहे आप बताइए, अपनी समस्याओं को भी बताइए, अपनी खुशियों को भी शेयर करिए। जब आप कहीं सिलेक्ट हो उसको भी शेयर करिए भाई। हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव
चीजें तो है नहीं, नेगेटिव सहियों को हम नेगेटिव नहीं मानते, पर हाँ जो आप कभी एक्साइटेड रहे कि चल सर ये सब्जेक्ट बहुत बेहतरीन हो गया हमारा, उसको भी आप शेयर किया करिए, उसका भी फीडबैक आप दिया करिए। अगर कोई सब्जेक्ट आपको सही ढंग से सही समय पर और कंप्लीट पैकेज के रूप में मिल जा रहा है तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात है। तो आप सब लोग इसको भी ध्यान रखिए और कंप्लीट कोर्स को ध्यान में रखते हुए करिए, ठीक है। चलिए, पॉजिटिव फीडबैक भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर पॉजिटिव फीडबैक हम तक पहुंचता है, हम तक शायद पहुंचे या ना पहुंचे वो तो अलग बात है कि आप सब लोग काउंसिल सदस्य को भेजेंगे तो पांडे सर तक जाएगा, फिर हम तक आएगा कि नहीं आएगा ये तो अलग बात है। पर अगर कमेंट्स अच्छे आते हैं और पॉजिटिव आता है तो हमारी एनर्जी बढ़ती है और हम आपके लिए और बेहतर करने के लिए तत्पर होते हैं, आने वाले समय में और अच्छा आपके लिए कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो अब क्वेश्चन आता है सेंट्रॉइड। थोड़ा सा यहाँ पे मैटर फंस जाता है कि कई लोग को क्लियर नहीं होता कि सर व्हाट इज सेंट्रॉइड, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या एवरीथिंग इज सेम, क्या तीनों सेम है, ऑल थ्री आर सेम। ये एक क्वेश्चन मार्क है, दिमाग में ढूंढिएगा। अभी हम इसको डिस्कस भी कर देंगे, आपको क्लियर भी हो जाएगा, बहुत टेंशन लेने की जरूरत है नहीं वैसे, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक नेक्स्ट चैप्टर, मतलब इसी का नेक्स्ट पड़ाव होगा जिसको हम सब लोग कर लेंगे। कुछ देखिए क्या होता है ना कि हर कोई दुनिया में पढ़ ही रहा है, कुछ लोग आपके लिए कुछ सॉल्यूशन देके गए हैं तो उसको मेमोराइज कर लिया जाएगा, क्यों हम निकालें। दूसरों ने जो मेहनत करके हमें सॉल्यूशन दे दिया, कोई खाना बना के अगर हम दे दिया तो नहीं, हम जिद ठान लें कि हम खाना बनाएंगे, क्यों बनाएं, खाना खाएंगे, खाना तो हमें भी खाना है उसको भी खाना है। लेबर थोड़े हैं यार कि नहीं नहीं हम सर हर एक, हाँ एक दो केसेस क्या होते हैं कि सॉल्व कर लेने से विश्वास आता है कि खाना हम भी बना सकते हैं। एक दो बार बना लीजिए, एक दो बार प्रिपेयर कर लीजिए, पर रोज क्यों बनाए भाई, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे, आपको बाद में स्टैंडर्ड रिजल्ट याद करने के लिए कह देंगे, मेमोराइज करना पड़ेगा, पर बेसिक बेसिक तो हम समझे। अब एक बात बताइए, ये सब छोड़िए, सेंट्रॉइड क्या होता है बाहर में जाए, ठीक है। हमें ये जानना है कि लाइन क्या होती है। अगर हम लाइन जान गए, एरिया जान गए, वॉल्यूम जान गए, तो सोच लेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ हमें भी सामने दिखेगा। अब थोड़ी थोड़ी सी बातें, शुरुआत होती है एक पॉइंट से जो डायमेंशन लेस होता है। अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स को ऐसे मिलाते जाएं तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो लाइन क्या है कि किसी एक वन डायमेंशन में मल्टीपल पॉइंट्स का कनेक्शन है। लाइन कुछ नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स का कनेक्शन है। मल्टीपल पॉइंट्स एक के बाद ऐसे जोड़ते चले गए और ये लाइन बनता चला गया। कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन कुछ भी हो सकता है। जब आप पेंसिल से ड्रॉ करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पेंसिल की नोक एक पॉइंट बनाती है और फिर उन पॉइंट्स को ऐसे जोड़ते जाते हैं तो आपको एक लाइन मिल जाता है। कर्व लाइन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन, वो तो जोड़ने का पैटर्न है आपका कि आप कैसे पॉइंट्स को जोड़ते हैं। यही छोटा आ भी लिख सकता है, यही ए भी लिख सकता है, यही आपका वन भी लिख सकता है। आप मल्टीपल पॉइंट्स को मिलाइए तो ए भी हो जाएगा और मल्टीपल पॉइंट्स को मिलाइए तो आपका आ भी बन जाएगा, और अगर आप मल्टीपल पॉइंट्स को मिलाइए तो वन भी बन जाएगा। तो ये तो शुरुआत है, एकदम एबीसीडी है। आप ठीक है। अब हम सब लोग शुरू करते हैं कि मल्टीपल पॉइंट्स का कनेक्शन ही लाइन बनता है। और मल्टीपल लाइंस का कनेक्शन, जैसे एक लाइन है, इस लाइन को आप एक और लाइन जोड़े, एक और लाइन जोड़े, एक और लाइन जोड़े, तो मल्टीपल लाइंस को जोड़ते जाएं तो एक सरफेस बन जाता है। या एक लाइन को आप ऐसे खींच के और ऐसे आगे बढ़ा दें तो एक सरफेस बन जाएगा। बात समझ में आ रही ना। मल्टीपल लाइंस का कनेक्शन आपका क्या होता है, फिर से मल्टीपल पॉइंट्स का कनेक्शन लाइन फॉर्म करता है और मल्टीपल लाइंस का कनेक्शन एक सरफेस फॉर्म करता है। और मल्टीपल सरफेस से अगर कोई स्पेस घिर जाए तो वॉल्यूम बना रहता है।
मल्टीपल सरफेस से कोई स्पेस घिर जाए तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम। तो अगर आप देखें ये आपका एक सरफेस क्योंकि ये मल्टीपल लाइन से घिरा हुआ है, ये मल्टीपल लाइन से घिरा हुआ है, और ये आप अगर आप देखें तो इसके अंदर इनसाइड जो है ये वॉल्यूम है। केवल एक टॉप की बात करें तो सरफेस, केवल आप टॉप की बात करें तो सरफेस, फ्रंट की बात करें सरफेस, बॉटम की बात करें सरफेस, केवल एक एज की बात करें तो एज लाइन है। एज जो है आपकी वो क्या है, लाइन है, एज लाइन है। फ्रंट आपका क्या है, ये सरफेस है, और जो अंदर का इनसाइड है वो वॉल्यूम है। समझ पा रहे हैं ना। तो अब अल्टीमेटली अगर आप अपने मैथमेटिकल टर्म में बात करें तो लाइन वन डायमेंशनल एलिमेंट है और सरफेस टू डायमेंशनल एलिमेंट है और वॉल्यूम एक थ्री डायमेंशनल स्पेस है। अब जैसे इस बॉटल के अंदर अगर ये बाहर बाहर चीजों की बात करें तो ये सरफेस है, ये सब क्या है, इसका ये टॉप सरफेस देखिए एक सर्कुलर सरफेस है, तो ये आपका सिर्फ सरफेस है। पर इस सरफेस से जो घिरा हुआ स्पेस जो अंदर है वो क्या है, वॉल्यूम है। वो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। जैसे अगर आप देखें तो आप ये आपका पेपर एक सरफेस है, ये पेपर का एक किनारा एक लाइन है, ये दिस इज अ लाइन, दिस इज अ सरफेस, एंड अगर आप या इसको मोड़ दिए, अगर आप इसको मोड़ दिए ऐसे तो इनसाइड जो स्पेस घिर गया किसी एक सरफेस से, देखिए सरफेस से जब आपका इनसाइड जो स्पेस घिर गया वो वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम। और वॉल्यूम मल्टीपल सरफेस से घिरा होगा, आप देखें तो बॉटम सरफेस भी है, टॉप सरफेस भी है और कर्व सरफेस भी है। एक बात ध्यान रखिएगा, सरफेस जैसे आप गेहूं फैला रहे हैं, आप छत पे गेहूं फैला रहे हैं तो वो सरफेस पर कर रहे हैं, लेकिन बोरे में भर रहे हैं तो वो वॉल्यूम में कर रहे हैं। अब अगर आप हमसे आपसे बात करें कि लाइन क्या है, तो एक ऐसी ज्योमेट्री जिसका एक डायमेंशन बहुत ज्यादा हो अदर की तुलना में, अदर डायमेंशंस की तुलना में एक डायमेंशन क्या हो, किसी भी रीजन को आप तीन डायमेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक ऐसी ज्योमेट्री जिसका एक डायमेंशन अदर की डायमेंशन की तुलना में बहुत ज्यादा हो, वो लाइन हो गया। एक ऐसा स्पेस जिसमें दो डायमेंशंस हो, इस हो गया प्लेन हो गया, सरफेस हो गया। एक ऐसा स्पेस जिसमें तीनों डायमेंशंस हो, क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम एक 3D एलिमेंट हो गया, सरफेस एक 2D एलिमेंट हो गया और लाइन एक 1D एलिमेंट। जैसे आप अगर इलेक्ट्रिक वायर की बात करें तो इलेक्ट्रिक वायर 1D है, इलेक्ट्रिक वायर जो है वो क्या है, 1D है। और पेपर की बात करें तो ये सरफेस है, और इसी पेपर में चोंगा बना के अगर आप इसमें मुरमुरे भर लें तो ये जो अंदर है ये वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम है। बात समझ में आ रही, इसके इनसाइड वॉल्यूम हो गया। चलो ये तो बेसिक हो गया। अब क्वेश्चन है कि सेंट्रॉइड क्या है, ये तो आपका बेसिक तरीका था, आपने कर दिया। सेंट्रॉइड क्या है, क्वेश्चन मार्क यहीं पे आता है। तो सेंट्रॉइड किसी भी ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, सिंपल सी। जो ज्योमेट्री हम देखें उस ज्योमेट्री का सेंटर जहां होगा वही आपका क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड हो जाएगा। क्लियर। अब हो सकता है कि एक ही ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन हो, जैसे अगर आप छत की बात करें तो एक आपका क्या है, स्पेस है, क्यूबॉइड है। लेकिन कब, जब भी आप कैनोपी बनाते हैं, जब आप टेंट बनाते हैं तो टेंट में आपका क्यूबॉइड के अलावा एक कोनिकल वो स्पेस भी होता है। जैसे जैसे अगर आप एक टेंट ऐसे फॉर्म किए, यहाँ ये जमीन है, यहाँ पे ऐसे जमीन है, और यहां पर अगर आप देखें तो एक ऐसे कोनिकल सरफेस का फॉर्मेशन हो जाता है। चारों तरफ से आप तंबू लगा रखे हैं ऐसे। तो यहां पर क्या बातें हैं कि ये दो अलग अलग शेप्स का कॉम्बिनेशन है, दो अलग अलग शेप्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। एक कोनिकल जो आपने छत बना रखा है,
और एक आपका क्या है, क्यूबॉइड है, तो पूरा स्पेस। स्टैंडर्ड शेप्स का आप रट लेंगे, कभी कभी कंबाइंड शेप का भी निकालने को आएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर वो जहां पर ज्योमेट्री को कंसंट्रेटेड माना जा सके। जैसे जैसे अगर आपसे आपको फील आना चाहिए, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन हमने आपको दिया, इसकी लंबाई L है, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आप कहां बताएंगे? इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर आप कहां बताएंगे? आप बताइएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर आप तुरंत कहोगे सर इसको आधे हाथ पर मान लो, एकदम L/2 पर, यहां पर, तो ये इसका सेंट्रॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट था, ये आपका स्ट्रेट था, तो आपने कहा कि गुरुजी कुछ इसमें टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेट है, इसलिए इसके बीचों बीच में इसको मान लिया जाए। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्री ऐसी थी, स्ट्रेट ज्योमेट्री होने के कारण आपने मिड पर इसकी पूरी लेंथ को कंसंट्रेटेड मान लिया। ऐसे अगर आपको कोई एक एरिया दे दे, ऐसे रेक्टेंगल, अब इस पे तिरछा मिर्चा मत जाइएगा, अगर आपको एक रेक्टेंगल दे दे तो आप कहां पर ज्योमेट्री इसका मानेंगे? तो आप कहोगे गुरुजी, गुरुजी इसका ऐसे डायगोनल खींचिए, जहां इंटरसेक्ट करे वहीं पर इसकी ज्योमेट्री को मान लिया जाएगा। ज्योमेट्री, क्योंकि ये इस तरह से है, इस तरह से इसका शेप है, इसकी ज्योमेट्री इस तरह से बनी है कि डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर इसकी ज्योमेट्री कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर, किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही उसका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। ये बात ध्यान रखिए। जैसे आपको अगर एक सर्किल हमने दिया, तो बाय डिफॉल्ट आप इसका सेंटर बता देंगे। कैसा सर्किल है उससे कोई लेना देना नहीं, किस मटेरियल का है उससे कोई लेना देना नहीं। हमने पूछा आपसे, नहीं मटेरियल पूछा नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से जो सेंटर बताया जा सके वही सेंट्रॉइड होता है। ज्योमेट्री देख के, अब यही अगर L लंबाई को आप ऐसे आर्क के फॉर्म में दिए होते, अगर इसी L लंबाई को आप ऐसे आर्क के फॉर्म में दिए होते, तब हम बीचों बीच में नहीं, तब हम इसको ऐसे मिलाते और हम कहते कि इस पर कहीं यहां पर होगा। इस समय ये आर्क, यही लेंथ यहां बीचों बीच में नहीं होता, ये ऐसे कर्व्ड होने की वजह से यहां कहीं होता। ठीक है, तो ज्योमेट्री की वजह से, अब ज्योमेट्री में अगर आपने ज्योमेट्रिकल शेप उसी लंबाई का बदल दिया, तो ज्योमेट्री सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रही ना? क्लियर हुआ? सर्कल की बात की तो सेंटर, इसका सेंटर टच कर सकते हैं, सर्कल या डिस्क है, इसका सेंटर क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। पर अगर आप स्फेयर की बात करें, ऐसे एक स्फेयर, ये आपका गोला है, तो स्फेयर का भी आप सेंट्रॉइड कहां बताएंगे? क्यों? क्योंकि ये स्फेयर है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, वॉल्यूम है, इसका भी बीच में क्या होगा, सेंटर होगा। तो इसकी ज्योमेट्री को देखते हुए, इसकी ज्योमेट्री को देखते हुए आप बता दिए कि सर इसका जो आपका सेंट्रॉइड होगा वो इसके सेंटर पर होगा, जो कि टच नहीं किया जा सकता, क्योंकि आउटर सरफेस पर बॉल है और सेंटर बीचों बीच में होगा। आप इसको कट करके जब देखेंगे, ऐसे कट कर दिए तो अलग अलग हो गया, लेकिन जब कट करके देखेंगे तो आपको यहां पर एक सेंटर मिलेगा, और वो सेंटर एकदम टॉप सरफेस पे नहीं होगा, उधर भी नहीं होगा, बीच में होगा कट करने के बाद। बात समझ में? लेकिन जब दोनों जोड़े होंगे तो उसको टच नहीं कर सकते, और जब कट कर देंगे तो आधे पोर्शन का सेंट्रॉइड थोड़ा नीचे आ जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। पर हम ये कट केवल फील करने के लिए आपको बताया कि कंबाइंड बॉल का सेंट्रॉइड जो होगा वो भी सेंटर पर ही होगा, तो कुछ नहीं, बिल्कुल टेंशन मत लिए, सिर्फ यही बात बोलिएगा कि सेंट्रॉइड किसी भी ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, जो कि ज्योमेट्री देख के बताया जा सकता है। ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आपका क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। अब यहां 3 लोग की बात आ गई। बात यहां पर 3 की क्या हो गई, जैसे यही रिंग है, रिंग आपकी एक लाइन है, इसी एल को आप
एक सर्कुलर रिंग की तरह बना सकते थे, तब आपका सेंट्रॉइड यहां होता, तब आपका सेंट्रॉइड यहाँ L/2 पर था क्योंकि स्ट्रेट था। यहां पर इसको जब मोड़े तो यहाँ कहीं सेंट्रॉइड हो गया, और जब इसी को एक रिंग बना दी, इस पूरी की लंबाई अगर L ही है, यहाँ पे हम देखें तो पाई डी जो है वो L के बराबर है, वही लंबाई जब आप ऐसे कर्व कर दिए, ऐसे मोड़ दिए, उस समय सेंट्रॉइड यहां हो गया, ये हो गया सेंट्रॉइड, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो सेंट्रॉइड कुछ नहीं होता, सेंट्रॉइड सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, जो ज्योमेट्री देख के बताई जाए कि ऐसा रिंग को रखा गया है कि इसकी ज्योमेट्री इसके सेंटर पर होगी। क्लियर हो गया ना सब कुछ? सब कुछ क्लियर है ना सब लोग को? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एक ही बात पर अडिग रहना है। अब बात यहीं पर फंस गई कि गुरुजी लाइन अलग है, एरिया अलग है, वॉल्यूम अलग है। तो सेंट्रॉइड भी तीन तरीके की ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री ही तीन तरीके की है। ज्योमेट्री लाइन भी हो सकती है, ज्योमेट्री आपका सरफेस भी हो सकता है, और ज्योमेट्री आपका वॉल्यूम भी हो सकता है। तो जब ज्योमेट्री तीन तरीके की है तो बात वहीं पे फंस के आ गई कि आपका सेंट्रॉइड भी तीन तरीके का होगा। डिफिनीशन वाइज आप बात करें तो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट, इज अ सिंगल पॉइंट वेयर एंटायर ज्योमेट्री is assumed to be concentrated। सेंट्रॉइड एक ऐसा सिंगल पॉइंट है जहां पर इंटायर ज्योमेट्री को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अब इसी में बात आई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मतलब लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। तो तीन आएगा, सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम। सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, तीन तरीके की बात आएंगी। तो आप कह सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ इज अ पॉइंट वेयर इंटायर लेंथ ऑफ द ज्योमेट्री इज टू बी कंसंट्रेटेड, इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटायर लेंथ को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। इंटायर लेंथ को क्या मान सकते हैं? कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। और सेंट्रॉइड ऑफ एरिया एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटायर एरिया को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। और सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटायर वॉल्यूम को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे अब ज्योमेट्री देखो और तुरंत आंसर कर दो, वही आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर, वही आपका सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रहा है बस, उसका मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, मटेरियल किस तरह का कोई मतलब नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री से मतलब है कि भैया रेक्टेंगल है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होगा, अगर आपका स्क्वायर है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स होगा, अगर आपका लेंथ है तो स्ट्रेट लाइन के केस में L/2 दूरी होगी, स्ट्रेट लाइन के केस में बीचों बीच में होगा। सर्कुलर रिंग है तो अब इसमें एक बात, जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें सेंट्रॉइड की, तो यहां से आप एक बात तो जरूर बताए होंगे कि ये एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, पहली बात। दूसरा ये कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड उस बॉडी पर भी हो सकता है, बॉडी से बाहर भी हो सकता है, इनसाइड, ऑन द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, किसी पर, जैसे इस केस में ऑन द बॉडी है L/2, पर इस केस में क्या है? आउटसाइड द बॉडी। हाँ, इनसाइड अब कर्वेचर तो है पर बॉडी पर तो नहीं है ना, कि ऑन द बॉडी भी हो सकता है, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है। ये सब तो हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस भी करेंगे कि सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही होता है, ये सारी बातें आप समझ जाएंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब क्वेश्चन आया सेंटर ऑफ मास। सेंट्रॉइड तो क्लियर होना, सेंट्रॉइड कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकल सेंटर बस। सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास भी कहेगा कि हमें कोई टेंशन नहीं। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटायर मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम क्या मान सकते हैं? इंटायर पूरी बॉडी का मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं कि पूरी बॉडी का मास यहां पर है। अच्छा, ये बातें जान के फायदा क्या है यार? सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास जान के हम क्या कर लेंगे? देखिए, पूरी आपकी एक लंबी सी बॉडी है, आप ही नहीं, आपके कार की एक बड़ी सी बॉडी है, पर अगर पूरी कार के मास को केवल एक पॉइंट पर हम बता दें कि यहीं पर एज्यूम करता हूं, मान सकते हो, तो उस पॉइंट के एनालिसिस कर लेंगे और एनालिसिस क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी।
तो सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ मास क्या करते हैं कि पूरे इंटायर मास को एक सिंगल पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मानते हैं, और मानते नहीं, उसी पॉइंट पर कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। वो निकालने का तरीका आपको जानना होगा कि कैसे उस पॉइंट को ढूंढें। तो वो अलग है कि ढूंढना अलग बात है, उसको अलग ही हम करेंगे। पहले फिजिकल सेंस तो समझे, फिजिकल मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एंटायर मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। सिंपल सी बात, ठीक है। तो सेंट्रॉइड तो सिर्फ ज्योमेट्री देख के बताया जाता है, पर एंटायर मास वहां होगा, वहां पर कंसंट्रेटेड होगा कि नहीं होगा, इसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। अगर आपको एग्जाम्पल की बात करें, बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे ये एल लंबाई का एक रॉड है, एल लंबाई का एक रॉड है। तो आपने ज्योमेट्री देखा और कहा कि L/2 दूरी पर इसका हम ये हो गया सेंट्रॉइड। ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड। क्योंकि पूरी ज्योमेट्री यहीं पर बीचों बीच में लगती हुई मान सकते हैं। भाई लंबाई का आधा L/2, सेंट्रॉइड आपका क्या हो गया? L/2 डिस्टेंस पर हो गया। पर क्या यही सेंटर ऑफ मास होगा? ये गारंटी हम नहीं ले सकते। क्या सेंट्रॉइड ठीक है, सेंट्रॉइड ओके है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। सेंट्रॉइड आपका ओके है, इसमें कोई बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सेंटर ऑफ मास का। समझ पा रहे हैं? क्या ये सेंटर ऑफ मास होगा? तो आपने कहा गुरुजी परेशान न हो, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर इंटायर मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो आप बताइए, अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का, सेम मटेरियल का ही बना हुआ है, तो बीचों बीच में होगा। पर अगर आप सोचिए कि ये इतना पोर्शन वुडन हो, कोई हमने ये तो नहीं कहा, ज्योमेट्री ने एल बताया, L/2 सेंट्रॉइड हो गया। पर अगर ये आपका अलग मटेरियल का हो, वुड का हो, मान लीजिए एक एग्जांपल कि इतना ये वुड का हो और ये इतना स्टील का हो, ये इतना क्या हो? स्टील हो। तो अब आप बताओ, वुड का जो होगा वो हल्का होगा, और जो स्टील का होगा वो क्या होगा? भारी होगा। यहां पर आपको पता है कि रो स्टील इज ग्रेटर एंड ग्रेटर देन रो वुड, ये आपको पहले से भी पता है। और जब आपको पहले से पता है तो ये पता है कि इस L/2 का मास ज्यादा होगा और इस L/2 का मास कम होगा। तो टोटल मास भारी वाले की तरफ क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास होगा। ये क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। क्लियर? हैवियर साइड में क्यों? क्योंकि इधर का मास ज्यादा है, तो जिधर मास को आप कंसंट्रेटेड मान सकते हैं उधर ही तो आपका किस पॉइंट सेंटर ऑफ मास। ये नहीं कहता कि हम सेंट्रॉइड है, सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड नहीं होता, ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि जहां पर टोटल मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है वही पॉइंट हम सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास सेंट्रॉइड के बराबर हो, सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास हो सकता है, पर हमेशा सेंट्रॉइड ही सेंटर ऑफ मास हो ऐसा जरूरी नहीं है। सब अलग है, सेंटर ऑफ मास अलग है और सेंट्रॉइड अलग है। सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल मास कंसिडरेड मास। अब यही अगर इंटायर स्टील का ही होता या इंटायर वुड का होता, पूरी लंबाई स्टील की होती, पूरी लंबाई वुड की होती, किसी एक मटेरियल, सिंगल मटेरियल की होती, यूनिफॉर्म डेंसिटी की होती,
अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी की होती कि टोटल मास भी बीचों बीच में ही कंसंट्रेटेड माना जा सकता, और उस समय आपका सेंटर ऑफ मास कहां होता, बीचों बीच में ही होता। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास इज अ सिंगल पॉइंट, इज a point where entire mass of the body is assumed to be concentrated, जहां पर पूरी बॉडी की मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। अब जैसे जैसे एक आपने रेक्टेंगुलर प्लेट लिया था, रेक्टेंगुलर प्लेट बोलते ही आपने कहा कि ये गुरुजी सेंट्रॉइड ये है। ये क्या है? सेंट्रॉइड। ये आपका सेंट्रॉइड, क्योंकि ज्योमेट्री से आपने बता दिया। पर क्या यही सेंटर ऑफ मास होगा? ये जरूरी नहीं है। इसमें डिपेंड करेगा, अगर इधर की मान लीजिए डेंसिटी ज्यादा है, ये डेंसर है, तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, हैवियर साइड की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, क्योंकि हैवी साइड ज्यादा मास को आपको कंसीडर करना है। हाँ, इसी में एक केस है कि अगर आप यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो, सेम मटेरियल, सिंगल मटेरियल का हो, यूनिफॉर्म डेंसिटी का हो, तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी तब आपका सेंट्रोइड और सेंटर मास सेम होगा। तो कंडीशनल है, उस पर हम बात करेंगे। अभी चीजों को अलग अलग पहले समझे, ठीक है, अलग अलग पहले जाने। नेक्स्ट आपका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैलकुलेशन आपका अगला पड़ा होगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है, कैलकुलेशन को लेके टेंशन मत लीजिएगा, कैलकुलेशन तो हम करा ही देंगे, कैलकुलेशन तो हम करा ही देंगे, तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। आगे बढ़े, आगे अपनी बात को रखते हैं। नेक्स्ट आपका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ वेट। सेंटर ऑफ वेट, अब आप ध्यान से बताइएगा, जैसे आप अपने आप को ही फील करिए, आप अपने आप को ही अगर मटेरियल मानते हुए स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर लें तो बहुत आसान होगा, बहुत चीजें बहुत ही आसान होंगी। अब आप सोचिए कि आप ऐसे खड़े हैं, कान को धरती माता खींच रही है, हाँ भाई इसको भी खींचा जा रहा है, तभी तो ये पैर पे बड़ा दर्द होता है यार, पूरी शरीर को लोड खींचना है। और जब ऊंचाई पर आप आते हैं तब तो और, क्योंकि आप धरती माता के अगेंस्ट जा रहे हैं। जबकि आप किसी पहाड़ पे चढ़िए तो समझ में आ जाएगा कि जब पहाड़ पर ऊपर की तरफ जाते हैं तब आपको कितनी मेहनत लगती है। क्यों? क्योंकि आप किसी के विरोध में अपनी पूरी बॉडी को ले जा रहे होते हैं। कौन है, कौन है जो बुला रहा है? तो आप ध्यान रखिए, हर किसी बॉडी को ग्रेविटी फील्ड के अगर अंतर्गत है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, जिस फोर्स से खींच रही होती है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, वही आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर हो गई बात? तो अब क्वेश्चन ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से मान लीजिए आपको खींचा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको क्या किया जा, खींचा जा रहा है, आप उसके अगेंस्ट ऊपर जा रहे हो। जब आप उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में जाओगे तो वो आपको कहेगा थका देंगे, पर जब आप रिटर्न होते हैं तो वो आपको इसलिए मतलब थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, क्योंकि कोई खींच रहा है, आप रोकने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे चले, नहीं तो गिर जाएंगे। उतरने में क्या होता है, पहाड़ पे जब आप नीचे डिसेंड करते हैं तो डिसेंडिंग में क्या होता है कि आपको प्रॉब्लम इस बात की रहती कैसे अपने आप को कंट्रोल तरीके से डिसेंड कराएं। बात समझ में आ रही है ना? चलिए, तो बात यहाँ पर ये है कि पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी पर अलग अलग मसल्स हैं, अलग अलग ओरिएंटेशन है, अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं, कान पे अलग, नाक पे अलग, मुंह पे अलग, गले पे अलग, पेट पर अलग, हर जगह फोर्सेस लग रहे हैं। पर इस पूरे इंटायर फोर्स को किस एक पॉइंट पर लगता हुआ मान सकते हैं? ढेर सारा फोर्स सिस्टम है और हर कोई खींच रहा है, नीचे की तरफ हर कोई खींच रहा है। तो इंटायर फोर्स सिस्टम को जिस जगह पर कंसंट्रेटेड, माने इंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरी बॉडी के इंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स को, यहां वहां सब जगह की इंटायर ग्रेविटेशनल फोर्स को जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ये सेंटर ऑफ वेट होता है। सेंटर ऑफ वेट एक
ऐसा पॉइंट है, कैसा पॉइंट है? सेंटर ऑफ वेट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटायर वेट को लगता हुआ एज्यूम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ज्योमेट्रिकल सेंटर सेंट्रॉइड है, सेंटर ऑफ मास जहां इंटायर मास को कंसंट्रेटेड मान सके, वो आपका सेंट्रॉइड भी हो सकता है और नॉन सेंट्रॉइड भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, कंडीशनल हम आपको बता देंगे। बाद में चीजें यही निकल के आएंगी कि हमें जो पढ़ना है उसमें आपकी सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीनों एक ही है। पर वो एक बात की बात है, अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास अलग है। सेंट्रॉइड ज्योमेट्रिकल सेंटर, सेंटर ऑफ मास जहां पे इंटायर मास को कंसंट्रेट मान सके, और सेंटर ऑफ वेट जहां पे इंटायर वेट को कंसंट्रेट। अब देखिए दोनों में झगड़ा, सेंटर ऑफ वेट और सेंटर ऑफ मास अलग क्यों हो सकता है? भाई यहाँ मास है, यहाँ वेट है, यहाँ मास है, यहाँ वेट है। मास है, वेट है, मास है, वेट है, सब जगह है। कान का कुछ मास होगा और कान पर लग रहा कुछ वेट होगा, कुछ फोर्स होगा। इसका भी कुछ मास होगा, कुछ वेट होगा। इस खोपड़ी को कोई मास होगा और कुछ वेट होगा। तो जहां पर मास है वहीं वेट है, तो आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या सेम है? नहीं। वेट जो होता है वो मास इंटू जी होता है। मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मास 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 को वेट 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 तब कह सकते हैं जब जी हर जगह समान हो। ऊपर की तरफ जी, नीचे की तरफ जी। और आपको पता होता है कि हाइट पर जाने पर जी का मान घटता है, जब आप ऊंचाई पर जाते हैं तो जी का मान घटता है। तो देखिए हमारे लेवल पे, छत की ऊंचाई तक के लेवल पे अगर बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता। छत की ऊंचाई के लेवल पे अगर आप बात करें तो जी का मान लगभग क्या होता है? कांस्टेंट ही रहता है। पर जब आप पहाड़ की एनालिसिस करेंगे, जब आप रॉकेट एनालिसिस करेंगे, तो रॉकेट का जो टॉप होगा और रॉकेट का जो बॉटम होगा, दोनों में जी सेम नहीं होगा। और अगर सेम मान लिए तो चीजें फिर उतनी एक्यूरेट नहीं होगी। जैसे पर्वतों पे अगर बात करें तो पर्वतों की टॉप पर भी मास है, बॉटम पर भी मास है, पर टॉप पर जी का मान अलग है और बॉटम पर जी का मान अलग है। टॉप पर जी का मान कम है, बॉटम पर जी का मान ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास अलग हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्योंकि मास तो हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम डेंसिटी है, पर जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है। तो उस सिचुएशन में जहां पर वेट कंसंट्रेटेड मानेंगे वो अलग पॉइंट होगा, जहां पर मास कंसंट्रेटेड मानेंगे वो अलग पॉइंट होगा। पर अगर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हो, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पूरे इंटायर एरिया, इंटायर वॉल्यूम में यूनिफॉर्म हो, तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होगा। पर जी का अगर वेरिएशन है, ग्रेविटेशनल फील्ड का अगर वेरिएशन है, तो उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग होगा, सेंटर ऑफ मास अलग होगा। तभी तो क्वेश्चन है कि इन तीनों को डिफाइन, भाई सब चीजें अगर एक ही मान लेते हो तो डिफाइन ही क्यों किया गया? नहीं, सब चीजें एक है ही नहीं एक्चुअल में, सब चीजें अलग है। अब जैसे क्रिकेट का बैट देखें, तो क्रिकेट के बैट की बात करें, आप सब लोग यूज किए होंगे क्रिकेट बैट। बचपन में तो लोग फ्लैट से ही बनवा लेते हैं, पटरे से। पर अगर आप क्रिकेट की बैट देखें तो कहीं पर मोटाई ज्यादा होगी, कहीं पे मोटाई कम होगी। बॉटम पर आप देखेंगे एकदम पतला, लेकिन थोड़ा सा बीच ऊपर उठेंगे तो फिर मोटाई ज्यादा हो जाएगी, फिर थोड़ी सी मोटाई कम होती जाएगी, बाद में एक रॉड है। तो अगर ज्योमेट्री वाइज बात करें, सॉरी, सिर्फ ज्योमेट्री वाइज बात करें, तो जब आप फ्लैट रेक्टेंगल देखेंगे, सामने से फ्लैट रेक्टेंगल देखेंगे, तो आप कहेंगे सर डायगोनल पे है, वो सेंट्रॉइड है। जब आप सामने से एक रेक्टेंगल देखेंगे जहां पर बॉल आके स्ट्राइक करता है, आप देखिए, आप बना दें फिर एज्यूम करो तब नहीं, अपने से सोचो। समझना, सोचना, आपको ही मनन करने की जरूरत है। आप तीनों की चीजों को अलग आप कर ले जाएं, ये बहुत बेहतरीन बात होती है। हमें क्या है यार, हम तो पढ़ा ही रहे हैं, हमें समझदारी है, हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप अपने से आप चीजों को समझने की कोशिश करें। एक बार ऐसे सोचिए, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, वैसे भी आप क्लासरूम में तो है नहीं, कहीं ना कहीं बैठ के सोच ही रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो उस सिचुएशन में आप सोचिए कि क्रिकेटर का बैट जो है हर जगह मोटा पतला है,
सामने से केवल हम आके ऐसे रख दें तो आप कहोगे सर रेक्टेंगल है, ज्योमेट्री देखा, बता दिया कि सेंट्रॉइड इसका क्या है, कि सेंट्रॉइड इसका आपका डायगोनल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है। पर क्या हर जगह पीछे की तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है? नहीं, कहीं मोटाई कम, कहीं मोटाई ज्यादा। और जब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है तो गारंटी है कि हर जगह आपका मास अलग अलग होगा। और जब अलग अलग होगा तो आप कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच में तो नहीं होगा। और संयोग की बात है कि जी हर जगह यूनिफॉर्म मान सकते हैं, बैट इतना बड़ा नहीं होता कि जी वेरिएबल लें तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम ही होगा। सोच पाए आप सब लोग? What is the difference between center of mass and center of gravity? And what is the difference between centroid and center of mass? Centroid is the geometrical center of the object. Geometrical center जो होता है वो आपका centroid होता है। और center of mass is the point where entire mass is assumed to be concentrated, and center of gravity is a point where entire weight of the body is assumed to be concentrated. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होगा अगर जी का मान इंटायर बॉडी पर यूनिफॉर्म है। जी का मान इंटायर बॉडी पर क्या है? यूनिफॉर्म है। तो इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड on the entire body in entire part of the body is uniform, then center of gravity and center of mass must be coincide। ठीक है, center of gravity and center of mass is same if gravitational field is uniform। Next, if the gravitational field on the top of the object is more, ऐसा कुछ हो जैसे आप वाटर में गए, आप नीचे की पहाड़ की बात करें, पानी में गहराई में जाते तब भी जी घटता है और ऊपर जाते हैं तब भी जी घटता है। तो जब आप नीचे के ऑब्जेक्ट की किसी की बात करेंगे तो उसके बॉटम पर जी कम होगा, टॉप पर भी जी ज्यादा होगा। जब आप कभी पानी के अंदर पहाड़ की बात करेंगे तो उसके बॉटम पर जी कम होगा और टॉप पर जी का मान ज्यादा होगा। तो जब जी टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उस समय ग्रेविटेशनल फील्ड सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो सेंटर ऑफ मास से ऊपर होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से क्या होगा? ऊपर होगा। और जब जी का मान ऊपर कम नीचे ज्यादा होगा तो उस समय सेंटर ऑफ मास जो होगा, भाई सेंटर ऑफ मास जहां मास लगाता है वो पूरा पूरा कंसंट्रेटेड मान सके। पर जब जी ऊपर की तरफ कम है और नीचे ज्यादा है तो वेट नीचे वाले पोर्शन का तो ज्यादा हो गया और ऊपर वाले पोर्शन का उतना वेट ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि जी कम है। वेट मास नहीं है, वेट एम इंटू जी है। तो नीचे वाले का एम जी ज्यादा हो गया और ऊपर वाले का एम जी कम हो गया। तो उस सिचुएशन में अगर जी ग्रेविटेशनल फील्ड टॉप पर ज्यादा है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से नीचे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास से नीचे होगा। और जब आपका ग्रेविटेशनल फील्ड बॉटम का कम टॉप का ज्यादा होगा तो उस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ वेट जो होगा वो सेंटर ऑफ मास से ऊपर होगा। और जब यूनिफॉर्म जी होगा तो उस समय सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास के क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला पोर्शन हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, प्रॉपर्टीज को हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थोड़ी सी बातों को पढ़ लेते, कैलकुलेशन के अभी हम टच नहीं किए। तो आप चैप्टर नेम, व्हाट इज द चैप्टर नेम? चैप्टर नेम इज सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड? तो फर्स्ट आप केवल जानेंगे सेंट्रॉइड क्या है। सेंट्रॉइड क्या है? सेंट्रॉइड आपका केंद्रक, जिसको हिंदी में आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास को द्रव्यमान, सेंटर ऑफ वेट को गुरुत्व केंद्र। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट, सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रॉइड एक पॉइंट है वेयर ऑल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी वेल वेयर ऑल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम, लाइक क्या है? लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम या फिर वेट, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं, आप इसी पे तीनों पे रहिए क्योंकि चीजें फिर कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। तो सेंट्रॉइड इज अ पॉइंट वेयर all geometrical properties like length, area and volume is supposed to be concentrated. It is, ये आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, it is geometrical center, it is geometrical center of any length, area and volume. तो ये किसी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम का क्या होता है? ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। It is the geometrical center of any length, area and volume. Next, centroid of length. तो सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ क्या होगा? किसी लेंथ का सेंट्रॉइड क्या होगा? तो अब देखिए, न्यूमेरिकल पर हम कल अप्रोच करेंगे कि कैसे भाई कोई पॉइंट बताना है, तो पॉइंट को कई लोग कई तरीके से बता सकते हैं, कई लोग कई तरीके से बता सकते हैं, तो कैसे पॉइंट को स्पेसिफिकली बता पाए, ये भी अपने लिए अब एक इंपॉर्टेंट बात होगा। पर हाँ, ये जरूर है कि एक ऐसा पॉइंट है जहां पर लंबाई को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, तो निकालने का कैलकुलेशन को हम कल टच करेंगे। तो सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ, सेंट्रॉइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ लेंथ? इट इज अ पॉइंट, ये एक पॉइंट होता है वेयर होल लेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर इंटायर लेंथ को, जैसे ये एक है तो यहां कहीं होगा, पता नहीं कहां होगा, तो होल लेंथ को जहां पर, अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट हम कल टच करेंगे, ठीक है। होल लेंथ इज टू बी कंसिडर्ड। सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, अब देखिए ये एरिया है, इस एरिया का सेंट्रॉइड कहीं पर यहां पर होगा। ज्योमेट्री, अब देखिए स्टैंडर्ड शेप होता तो हम अब तक बता चुके होते कि यहां पर होगा, पर ये स्टैंडर्ड शेप तो है नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बता सकते। तो क्या है? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉइड? इट इज अ पॉइंट, यह एक पॉइंट वेयर होल एरिया इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। कैलकुलेशन पार्ट हम सब लोग टच करेंगे, वेयर एरिया इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का सेंट्रॉइड, तो वॉल्यूम का सेंट्रॉइड क्या होगा? जहां पर इंटायर वॉल्यूम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। इट इज अ पॉइंट वेयर इंटायर वॉल्यूम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, जहां पर पूरे पूरे वॉल्यूम को कंसंट्रेटेड माना जा सके। सेंट्रॉइड ऑफ मास, या इसी को सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, सेंटर ऑफ मास या सेंट्रॉइड ऑफ मास। तो इट इज अ पॉइंट वेयर इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इंटायर मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, या इसी का इट इज अ पॉइंट वेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। भाई जहां से आपका मास का डिस्ट्रीब्यूशन इधर दोनों तरफ या सारे डायरेक्शन में क्या हो? सेम हो, तभी तो आप कहोगे यहीं पर मान सकते हैं, इसके चारों तरफ आपको मास एक ही जैसा वेट दिखाई देगा, चारों तरफ मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? सेम होगा। आगे, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड ऑन ग्रेविटेशनल फील्ड, ये ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड नहीं करता, जी से इसका कोई लेना देना नहीं। हाँ, सेंटर ऑफ वेट जरूर ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड करता है, पर सेंटर ऑफ मास does not depend on gravitational field if mass distribution is uniform। अगर आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, यूनिफॉर्म मतलब सेम मटेरियल का है, सेम डेंसिटी का है थ्रू आउट द शेप, देन सेंट्रॉइड मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर विल ऑन सेंटर ऑफ मास, ज्योमेट्रिक सेंटर विल बी ऑन, यहां होना चाहिए विल बी ऑन सेंटर ऑफ मास। तो अगर आपका डेंसिटी सेम, वही बात हमने आपको भी बोला था, इफ द मास डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म, if the density of the material is same, if the material is formed with a single material, ठीक है, if a mass distribution is uniform throughout the shape, then centroid means geometric center
will be on the center of mass. सेंटर ऑफ मास जी पर डिपेंड नहीं करता, नोट करके ये ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास का जी से कोई लेना देना नहीं है, और सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा अगर आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। आगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी को सेंट्रॉइड ऑफ वेट कहेंगे, कहीं कहीं नाम कंफ्यूज करता है तो परेशान ना होइए, ये वेट का सेंट्रॉइड है और मास का सेंट्रॉइड अलग होगा। तो इट इज अ पॉइंट, यह एक ऐसा पॉइंट है वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू एक्ट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल वेट को लगता हुआ माना जा सकता है, वेयर वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी एक्ट, वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी, और वेट जो है वो मास नहीं, मास इंटू जी का गुणनफल है। इट इज अ पॉइंट वेयर इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वेट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज सपोज टू एक्ट। तो हमने आपको बताया ना ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है, वेट है, जहां पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लगता हो मान सके वही सेंटर ऑफ वेट है। नेक्स्ट, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेट ऑलवेज पासिस थ्रू दैट पॉइंट। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट ऑलवेज पासिस थ्रू द, दैट की जगह सेंटर ऑफ, ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास ही करेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे नोट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड अपॉन, नॉट डज नॉट नहीं है, डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड पर डिपेंड करता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड अपॉन ग्रेविटेशनल फील्ड। सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी in the same position if the gravitational field in the medium is यूनिफॉर्म। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड सेम है, यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इन द सेम पोजीशन, will be in the same position if the gravitational field in the medium is uniform। अगर g का मान यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, अगर जी का मान ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस समय सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, सेम पोजीशन पर होंगे। जैसे इसमें यूनिफॉर्म है तो जी और एम दोनों क्या होंगे, सेम पोजीशन पर। अगला, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट बेस, स्ट्रॉन्गर ये एट बेस, तो यहां पर जी का मान मोर है और यहाँ का जी का मान क्या है, लेस। स्ट्रॉन्गर मतलब कि मजबूत है भैया। इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट बेस देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी बिलो द सेंटर ऑफ मास। तो अगर जी का मान नीचे की तरफ ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास से नीचे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि इधर आपका वेट ज्यादा होगा, ऊपर का वेट कम होगा। तो यही अगला, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट टॉप, अगर यहां पर जी का मान मोर है और यहां पे जी का मान लेस है, तो स्ट्रॉन्गर एट टॉप, तो उस समय जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो क्या होगा, इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज स्ट्रॉन्गर एट टॉप देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी अबव द सेंटर ऑफ मास, विल बी अबव द सेंटर ऑफ मास। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर जी का मान बेस पर ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा सेंटर ऑफ मास से, अगर जी का मान टॉप पर ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगा सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्सेस ज्यादा लग रहे हैं। तो जहां पर इंटायर फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स को लगता हुआ मान सकते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अपने जनरल केस में अगर हम देखें तो यूनिफॉर्म जी मानते हैं, और यूनिफॉर्म अगर जी के अंतर्गत है तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम है। फॉर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, for uniform gravitational field center of gravity and center of mass both are coincides। बात समझ में आ रही है ना? तो अब हमें लगता है कि तीनों की एक अलग एक आप पहचान आपके दिमाग में हो गई होगी। ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका सिंपल सा कुछ नहीं है, ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका सेंटर ऑफ सेंट्रॉइड है। ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका क्या है, सेंट्रॉइड है।
ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका सेंट्रॉइड है, और उसके बाद सेंटर ऑफ मास जहां इंटायर मास को कंसंट्रेटेड मान सके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां इंटायर वेट को कंसंट्रेटेड मान सके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सब लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे। कैलकुलेशन करते हुए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ज्योमेट्री सबको हम सब लोग क्लियर करेंगे और बहुत आसान तरीके से कुछ फॉर्मूले याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हो सकता है एक दो लेक्चर आपका सेंट्रॉइड और चले, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक दो लेक्चर आपका होगा। ओवरऑल आपका फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रेगुलर करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।